आप देख रहे हैं, मैं हूं अजय मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ये कार्यक्रम स्वच्छता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए की लागत की साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इनमें अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं, गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन और 15 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में गांधी जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उनके नाम पर सत्ता बटोरने वाले लोग ही उनके सबसे प्रिय काम को ही भूल गए। आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई। समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरीकरण के बढ़ने से आने वाले समय में स्वच्छता को लेकर के चुनौतियां भी बढ़ने जा रही हैं। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां हैं, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम
जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है। उन्होंने कहा कि भारत एक स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। स्वच्छ भारत मिशन भारत को स्वच्छ बनाने और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयास है। इसके साथ ही पीएम ने आंदोलन को सफल बनाने वाले लोगों की सराहना भी की। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया। आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता। मैं गरीब परिवार से आया, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं वो शौच के लिए नहीं जा पाते। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती हैं। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे। स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले आइए आपको मिलवाते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के साथ। और भारतीय सेना की दोनों लेफ्टिनेंट कमांडर अब से बस कुछ थोड़ी देर में आईएनएस तारिणी पर सवार होकर के असाधारण अभियान नाविका सागर परिक्रमा के अनोखे सफर पर रवाना होंगे। आपको दिखाते हैं ये स्पेशल बातचीत। मैं हूं आईएनएसवी तारिणी पे और अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जब भारतीय नौसेना की 2 जाबाज अफसरान पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी इस बोट पर, और वो भी अकेले। मेरे साथ है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, जिन्होंने 3 साल की लंबी तैयारी की है और अब वो पूरी तरह से तैयार है रफ वेदर्स में उतरने के लिए। आइए बात करते हैं उनसे। 8 महीने का लंबा सफर और करीब 22,000 नॉटिकल माइल्स, कितनी तैयारी है आपकी? We've been training for the last 3 years and we've been doing a lot of preparatory sorties which included transatlantic and transoceanic sorties, and this has given us a lot of experience and prepared us for the challenge which we are going to face ahead. ये बताइए कि आपका फर्स्ट स्टॉप क्या रहेगा? मुझे बताया गया 4 स्टॉप, और फर्स्ट स्टॉप कहाँ होगा और कितने दिन बाद होगा? So our first stop will be in Australia, Fremantle. This will take around 35 to 40 days for us to reach once we cast off.
अच्छा, अभी तो ठीक है, ये समुद्र काफी शांत लग रहा है, मजेदार लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपका सफर आगे बढ़ेगा, कहाँ कहाँ चैलेंजेस आने वाले हैं, खास तौर से अगर हम सी की बात करें तो? So I would say the challenges is not only of rough weather, the challenges would be of nil wind patches also, where we'll not be able to move forward because we're not going to use engines during this journey. उस पैच के लिए आपने क्या खास तैयारी की है? So the entire circumnavigation is planned keeping in mind crossing that particular area on a particular period of month, which is austral summer, and we plan to cross that particular Cape Horn and the Drake Passage between January to February. अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के सामने लेकर जा रहे हैं और पूरी दुनिया में उथल पुथल भी मची हुई है, ऐसे में आप क्या मैसेज लेकर जाओगे? The message we would like to give is you can do anything in life, you just have to take on the challenge and go ahead with it. पूरे जोर शोर से इन्होंने तैयारी की, 3 साल की कड़ी तैयारी है और अब वो दिन आ गया है जब ये गोवा को अलविदा कहेंगे और पूरी दुनिया में ये संदेश लेकर जाएंगे कि भारत की नारी, नए भारत की नारी किसी से कम नहीं है। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, गोवा। तो 8 महीनों में पूरी दुनिया का चक्कर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए समाचार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। आज राष्ट्र के 2 महापुरुषों की जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इसके बाद देश को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। सादगी और विनम्रता का पर्याय माने जाने वाली ये दोनों ही शख्सियतें हमारी धरोहर हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज इन्हें नमन कर रहा है। मोहनदास करमचंद गांधी, जो आगे चल करके महात्मा कहलाए, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए और शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के संघर्षों और मूल्यों के कारण ही आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं। दूसरी ओर लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ। शास्त्री जी ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का एक ऐसा ऊर्जावान नारा दिया जिसका जिक्र आज भी किया जाता है। बापू की जयंती पर पूरा देश उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने महात्मा गांधी को उनके समाधि स्थल राजघाट पहुंच करके नमन किया। लाल बहादुर शास्त्री जी की 120वीं जयंती पर विजय घाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके समाधि स्थल विजय घाट पहुंच करके पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी विजय घाट पर श्री लाल बहादुर शास्त्री को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज विजय घाट पहुंचे और उन्होंने शास्त्री जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने शास्त्री जी को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विजय घाट पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के पोरबंदर शहर के चौपाटी बीच पर जाकर के स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके इस अभियान का उद्देश्य
भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करना है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। इस स्वच्छता अभियान में जेपी नड्डा के साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज और रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने भी बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पिछले एक दशक से स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का आह्वान दिया था, लेकिन इस स्वच्छता की स्पिरिट को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को लिया तो स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया और जन आंदोलन के साथ साथ आम साधारण नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, उसको स्वयं से ये महसूस हो कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है और स्वच्छता रखनी है और खुद भी स्वच्छ रहे और समाज को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करे। ये जन आंदोलन पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान में चल रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर आज संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर गांधी प्रतिमा पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पगुच्छ अर्पित किए। इस मौके पर लोकसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने प्रेरणा स्थल परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ मिलकर के प्रेरणा स्थल परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। और गांधी जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कोलकाता पहुंचे। हवाई अड्डे के बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महालया की शुभकामनाएं भी दी। दुर्गा पूजा की शुरुआत महालया के अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने बलात्कार और हत्या के शिकार प्रशिक्षु डॉक्टर को न्याय मिलने की उम्मीद भी जताई। पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाओं की प्रगति को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में रेलवे परियोजनाओं की निरंतर प्रगति देखना चाहते हैं। उन्होंने कोलकाता के उपनगरीय ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों की सुविधा के लिए लोकल ट्रेन में डिब्बों की संख्या 9 से बढ़ा करके 12 किया गया है, ये जानकारी भी दी है। बंगाल में 2 अच्छे कार्यक्रम है, एक ब्रिज का उद्घाटन है और दूसरा जो शालदा से हमारी जितनी भी सबअर्बन सर्विसेज हैं उन सबअर्बन सर्विसेज में कैपेसिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है। सभी ट्रेन्स को 300 सर्विसेज को 9 कोच से 12 कोच में कन्वर्ट किया है। आज उसका भी सब काम आरंभ होगा और साथ ही साथ आज पूज्य बापू का दिन है, तो आज स्वच्छता के हिसाब से भी सारा काम। और अब बात करेंगे पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव की। ईरान की ओर से हमला के बाद अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को खुली चुनौती दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और इसे कीमत चुकानी होगी। इजरायली कैबिनेट की बैठक को शुरू करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बात को ईरान नहीं समझता। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अब वो ये समझ जाएंगे, हमने जो नियम बनाए हैं उस पर हम डटे रहेंगे, जो भी हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। और ईरान के हमले के बाद इजराइल की ओर से रणनीति पर काम शुरू हो गया है। वहाँ की कैबिनेट की अध्यक्षता करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुली चुनौती दी है और अब इस मामले पर अमेरिका का भी बयान आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करता है। बाइडेन ने यह भी कहा कि उनके निर्देश पर ही अमेरिकी सेना ने इस हमले के दौरान सक्रिय रूप से इजराइल की सुरक्षा में मदद की।
वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है और ईरान को मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने वाली एक ताकत बताया। हैरिस ने यह भी कहा कि उन्होंने व्हाइट हाउस से सिचुएशन रूम से इस हमले को रियल टाइम देखा। हैरिस ने कहा कि शुरुआती संकेत यह हैं कि हमारी मदद से इजराइल इस हमले को नाकाम करने में कामयाब रहा है। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. भारत ने मध्य पूर्व में संघर्ष के बढ़ने के खतरे को लेकर के चिंता व्यक्त की है। अमेरिका में कार्नेगी एंडोमेंट वार्ता के दौरान हुई एक चर्चा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संघर्ष के बढ़ने को लेकर के भारत काफ़ी चिंतित है। जयशंकर ने कहा कि इजराइल पर हमास के हमले को आतंकवादी हमला बताते हुए उन्होंने इजराइल के जवाबी कार्रवाई को भी एक ज़रूरत बताया। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी देश को किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इजराइल पर ईरान के हमले के बाद उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति के बीच इजराइल में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही भारतीय दूतावास ने सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन करने की भी सलाह दी। तेल अवीव में मौजूदा स्थिति को देखते हुए नागरिकों से देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहने का आग्रह किया गया है। दूतावास ने आपात स्थितियों से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबर्स पर किसी भी समय फ़ोन करके मदद मांगी जा सकती है। भारतीय दूतावास स्थिति पर नज़र बनाए हुए है, साथ ही नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ संपर्क में भी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में ईरान के इजराइल पर किए गए हमले पर बातचीत होगी। साथ ही मध्य पूर्व में युद्ध के बढ़ते खतरे को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अमृतपाल, अब आगे की राह क्या है? क्या कुछ ऑप्शंस हैं? क्या रिटेलिएट कर सकता है इजराइल? पहली बात ये, और दूसरी बात यह कि यूनाइटेड नेशंस की इसमें क्या भूमिका होने जा रही है? देखिए, पहली बात रिटेलिएशन की आपने पूछा तो इजराइल ने तो यही धमकी दी है कि हम इस पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और हम अपने टाइम ऑफ चूजिंग पे इस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा वो कार्रवाई किस तरीके की होगी। क्या वो वापस जवाबी ड्रोन्स और मिसाइल से तेहरान पे दागेंगे या ईरान में दागेंगे, या ग्राउंड ऑपरेशंस उनके साउथ लेबनान में चल ही रहे। उन्होंने ग्राउंड असॉल्ट, एक लिमिटेड ग्राउंड असॉल्ट शुरू कर ही दिया। इनफैक्ट ये जब उन्होंने शुरू किया था उसके कुछ ही घंटे बाद ये अटैक हुआ था। तो अभी ये देखा जा रहा है कि सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिशें की जा रही हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है उनके न्यूयॉर्क के करीब 10 बजे, हमारे दोपहर का 4 बज रहे होंगे, तो ये मीटिंग होगी जहां पर के क्राइसिस को पहले तो ऑफ कोर्स कंडेमिनेशन होगी इस अटैक की, पर सिचुएशन को और एस्केलेट ना हो और इसको कंटेन कैसे किया जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने जहां कॉल दी है कि इसको कंडेम किया है, वहीं उन्होंने इसको रोकने की बात की है। यूके के प्रधानमंत्री ने भी ऐसे स्वर में बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पे बात भी की। तो जो वर्ल्ड लीडर्स का रिएक्शन आ रहा है, यूएस को अगर आप छोड़ दें, उनका यही आ रहा है कि इसको अब फर्दर एस्केलेट ना हो, तो एक डिप्लोमेटिक दबाव होगा इजराइल पर इजराइल ऑफ कोर्स बेंजामिन नेतन्याहू पे अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेशर होगा कि अगर इतना बड़ा हमला होता है कि 180 से लेके 200 मिसाइल्स दागी जाती हैं, हालांकि उससे कोई मौत नहीं हुई, सिर्फ एक सोल्जर इंजर्ड हुआ, पर फिर भी उसका एक सिंबॉलिक इजराइल रिटर्न देना चाहेगा कि एक मैसेज क्लियरली जाए। लेकिन देखना होगा वो कब होगा, कितने दिनों में होगा, आज होगा, कल होगा,
तो वो उसी के बीच, जैसे मैंने कहा, ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रही हैं कि इसको कंटेन किया जाए। लेकिन ये कितना अहम होगा, क्योंकि ये संघर्ष तो शुरू हुए बहुत समय हो गया। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस ने इस पर बात नहीं किया है, कोई रिएक्ट नहीं किया या इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी। इजराइल ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। खुद यूएनएसए जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उसमें जा कर के नेतन्याहू साहब खुलेआम ये कह चुके हैं कि आपने इस मुद्दे पर हमारा साथ नहीं लिया, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो अब इसमें यूनाइटेड नेशंस की, वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि भूमिका क्या होगी, क्या वो कोई फैसला लेंगे भी तो क्या इजराइल पर उसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, यूनाइटेड नेशंस की एक समस्या ये है कि एक मत नहीं है यूनाइटेड नेशंस में, और सभी देशों के अपने इंटरेस्ट हैं। अब आप रूस की प्रतिक्रिया देखें, उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट पे यूएस की पॉलिसी फेल की है। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आज जो शाम को मिल रही है, अगर ये डिसाइड करती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक संयुक्त रिस्पांस इसका देना चाहिए, वहां रशिया विटो कर देगा ऐसी चीज, क्योंकि रशिया क्लियरली ईरान को बैक करता है। तो वो उनकी डिविजन्स हैं। तो आप यूनाइटेड नेशंस से सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग बातें करेंगे, कंडेम करेंगे, और उसके आगे जो करना होगा इजराइल को ही करना होगा। और इजराइल ने ये संकेत भी साफ दे दिए हैं कि हम आपके जिस तकरीर की आप बात कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की तकरीर की, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि द वर्ल्ड हैज फेल्ड अस एंड वी हैव द राइट टू प्रोटेक्ट आर ओन सेल्स। तो वो कल भी जब उन्होंने वॉर कैबिनेट बुलाई इस अटैक के बाद, यही उनका संकेत था कि इसका हम जवाब देंगे और हमें वी हैव द राइट टू डिफेंड आवर सेल्स। तो वो उस नाम पर रिटेलिएटरी अटैक्स करेंगे कि हमारा अपना वजूद खतरे में है। थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा समझना चाहेंगे। अभी तक यूनाइटेड नेशंस एज अ बॉडी, उनका अभी तक रुख क्या रहा है पूरे इस मिडिल ईस्ट की क्राइसिस को लेकर के? क्या वो ईरान और हमास द्वारा किए गए गतिविधियों को आतंकवादी गतिविधियां करार देता है? इजराइल जो स्ट्राइक कर रहा है उसको रिटेलिएशन मानता है या फिर उसको एक वॉर इंस्टिगेशन के तौर पर देख रहा है? यूएन बॉडी, अगर मान लीजिए उसकी रेलेवेंस नहीं भी है उतनी, क्योंकि अमेरिका तो खुले तौर पर ऐलान कर रहा है कि भाई हमने तो प्रोटेक्ट किया इजराइल को, हम उनके साथ खड़े हैं, ईरान बिल्कुल गलत कर रहा है, ऐसे में बिल्कुल एक तरफा उनकी राय है। लेकिन यूएन एज अ बॉडी, जिसे बाकी सब लोग मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, भारत ने भी कहा है कि हमें ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में भारत की भी भूमिका क्या हो सकती है? भारत की सोच अपनी, उस पर भी थोड़ा सा आप दें, और यूनाइटेड नेशंस अभी तक क्या मानता है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की अगर आप स्टेटमेंट देखें जो इस अटैक के बाद आई अजय, तो वो ये थी कि उन्होंने कहा कि टाइम एंड अगेन द एस्केलेशन हैज हैपेंड एंड इट इज हैपनिंग। तो उन्होंने बेसिकली एक गोलमोल स्टेटमेंट दी कि दोनों ही साइड्स इसको एस्केलेट कर रही हैं। ये और स्वाभाविक भी है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एक साइड की हिमायत करते हुए नहीं दिखना चाहेंगे। यूनाइटेड नेशंस ये मानता है कि ज्यादातर मुल्क ये मानते हैं कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक्स किए थे वो एक आतंकवादी गतिविधि थी। उसके बाद इजराइल ने उसकी जो जवाबी कार्रवाई में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस किए और फाउंडिंग्स की, और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट यहाँ बैरूत में जो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि देखिए इसका ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है, आप इसको डी एस्केलेट करें और इसको जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करें। भारत का ये रुख है कि आप डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, युद्ध के मैदान, जंग के मैदान पर नहीं। भारत प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू से फोन पे बात की, जहां उन्होंने यही राय दी कि आप इस पूरी सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश करें अपने तरीके से। पर वो ये भी कहता है कि हम ये मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चलनी चाहिए, पर क्योंकि आपके रिश्ते ईरान के साथ भी हैं, तो आप जैसे अभी आपने एक बीच की स्टेटमेंट दी है कि आप डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू इसको रिजॉल्व करें और दोनों साइड्स को रिस्ट्रेंट की हिदायत दी है। जी बहुत धन्यवाद अमृतपाल सिंह तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए और चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में आज सुबह 6 से 7 बजे के बीच एक बड़ी दुर्घटना हुई। पुणे के बावधन बुद्दुक इलाके में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हेलीकॉप्टर ने पुणे में ऑक्सफोर्ड गोल्फ क्लब से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये दुर्घटना हो गई है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हिंजवड़ी पुलिस के कंट्रोल रूम में सूचना के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे। हादसे की जांच लगातार जारी है। तस्वीरें काफ़ी भयावह हैं, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन
ये एक दर्दनाक हादसा ज़रूर हुआ है। और अब चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं खिलाड़ियों के साथ देशवासियों से जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जुड़ने की अपील की गई है। दरअसल खेल क्षेत्र में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी योगेश कथुनिया, शूटर श्रेयसी सिंह और शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने वीडियो शेयर कर लोगों से स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि हर किसी को अपने घर और आसपास की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि गंदगी किसी को भी पसंद नहीं आती। तो आपको छोड़े जाते हैं उनकी इसी अपील के साथ। नमस्कार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश कथुनिया। मैं डबल पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। आज मैं आप एक चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम देखते थे और पहले बोलते थे कि बाहर के देश कितने स्वच्छ साफ रहते हैं और वहाँ पर साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा रहती है, और हमारा इंडिया इतना ज़्यादा सुंदर नहीं है। लेकिन जब से स्वच्छता सफाई अभियान चला है 2014 से, तब से हम देख रहे हैं कि हमारा खुद का देश कितना साफ और सुंदर है। तो मैं आप सभी नागरिकों से, भारतीय नागरिकों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आसपास में जो कूड़ा और ये सब ना फैलाएं और स्वच्छता सफाई अभियान में हिस्सा लें। पदाधिकारी हो, सरकार के सेवक हो, जनप्रतिनिधि हो या कोई सेलिब्रिटी हो, स्कूल के टीचर्स हो, स्कूल जाने वाले बच्चे हो, कॉलेज जाने वाले बच्चे हो, जो पार्क में दौड़ लगाने वाले लोग हैं, वो सभी लोग इस अभियान के साथ आके जुड़े। और आज एक बहुत ही सुंदर स्वरूप इस कार्यक्रम का, इस अभियान का हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जब हम लोग सब सुबह में अपने घर के आसपास के इलाके को भी साफ करते हैं। Hi, I'm Pragnananda, chess grandmaster. Cleanliness is equals to godliness, so let's keep our streets clean, our neighborhood clean, our country clean. Swachhta hi seva.